नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीएड कोर्स के हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है इमोशनल डेवलपमेंट। हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट से। Emotional development is the process of learning to recognize, express, and manage emotions, as well as to understand how and why they occur. It is a complex process that begins in infancy and continues to adulthood. ये बोलते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इमोशंस को पहचानना सीखते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखते हैं और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि हमारे इमोशंस आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो हमारे बचपन से शुरू होकर लेट एडल्टहुड तक रहता है। आगे है, अ चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विदाउट फिजिकल एग्रेशन। ये कहते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट ही फाउंडेशन प्रोवाइड करता है हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए। वो इंडिविजुअल जिनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होगा या जो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे उनके सोशल रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते, जिस कारण उनका सोशल डेवलपमेंट भी हॉल्ट होता है। इसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट हमें हेल्प करता है दूसरों के लिए एम्पैथी लाने के लिए और हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को भी अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग जिनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता, अक्सर वो गुस्सा आने पर फिजिकल एग्रेशन शो करने लग जाते हैं, ठीक है, या वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इमोशनल डेवलपमेंट एक अच्छे सोशल डेवलपमेंट के लिए और अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Those children who do not develop emotional maturity are at risk of forming unhealthy attachment and suffer from mental illness. वो बच्चे जिनमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आई होती, अक्सर उनके जो रिलेशंस होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं और ऐसे बच्चे डिफरेंट टाइप की मेंटल इलनेस से भी सफ़र करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। हम 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसमें से पहली दी गई है आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा। आर.एस. वुडवर्थ कहते हैं, इमोशंस आर अ मूव्ड और स्टर्ड अप स्टेट ऑफ फीलिंग्स that is the way it appears to the individual itself. It is a disturbed muscular and glandular activity. That is the way it appears to the external observer. आर.एस. वुडवर्थ कहते हैं कि जब हमारे अंदर कोई इमोशंस इवोक होते हैं या राइज होते हैं तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर इमोशंस राइज हो रहे हैं उसे फील होगा कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो स्टर्ड अप या मूव्ड अप हो गई हैं, मतलब कि वो स्टेबल फील नहीं करेगा। और जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है, जो ऐसे पर्सन को देख रहा है जिसमें इमोशंस राइज कर रहे हैं, वो देखेगा कि उस इंडिविजुअल की जो मस्कुलर और ग्लैंडुलर एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब्ड हो गई है। आप देखेंगे कि उनकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी, मतलब कि जब किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे होंगे तो आप देखेंगे वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्वेट करना स्टार्ट कर देगा या फिर वो रोना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, या फिर उसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। मतलब कि हो सकता है ऐसा पर्सन किसी चीज़ को हिट करना स्टार्ट कर दे या अपने पाँव पटकना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो डिस्टर्ब्ड मस्कुलर एक्टिविटी एंड डिस्टर्ब्ड ग्लैंडुलर एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है किम्बेल यंग के द्वारा। ये कहते हैं कि इमोशन इज़ द ऑल राउंड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड बॉडीली एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग डायरेक्टेड टू सम सब्जेक्ट। वैसी ही सेम डेफिनेशन यंग किम्बेल के द्वारा भी दी गई है, जो कहते हैं कि जब हमारे इमोशंस राइज होते हैं तो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। इसके साथ साथ कोई एक सब्जेक्ट होता है, मतलब कि कोई चीज़ होगी, ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई इवेंट भी हो सकता है जिसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी। अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड प्योरली इंडिविजुअल। द सेम सिचुएशन में इवोक डिफरेंट इमोशंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये कहते हैं कि इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान सेम तरीके से फील करेगा या सेम इमोशन आने पर हर इंसान सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होगा इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, और प्योरली इंडिविजुअल होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सिचुएशन में अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो किसी और पर्सन को भी उस सिचुएशन में गुस्सा आएगा, या फिर कोई एक सिचुएशन में अगर मैं शांत हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी भी उस सिचुएशन में शांत रहेगा, ठीक है। तो इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं। इमोशंस आर अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ प्लीजेंटनेस और अनप्लीजेंटनेस फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस।
कि जब हमारे इमोशंस राइज होंगे तो हम या तो अच्छा फील करेंगे, ठीक है, प्लीजेंट, या फिर हम अनप्लीजेंट फील करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे। इन चेंजेस को हम आगे पढ़ेंगे। Every emotion is followed by physiological changes such as rapid heartbeat, change in pulse rate, change in blood pressure, change in facial expressions, voice, body movement, etc. कि जब भी हमारे इमोशंस राइज होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट राइज कर सकता है, पल्स रेट राइज कर सकता है, ब्लड प्रेशर चेंज कर सकता है, ठीक है, या फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज कर सकते हैं, हमारा वॉइस चेंज कर सकता है, या जिस हिसाब से हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं वो भी चेंज कर सकता है। इमोशंस राइज सडनली, द पासिंग अवे ऑफ इमोशंस इज हाउएवर स्लो। जो इमोशंस होते हैं वो एकदम से राइज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुस्सा आपको एकदम से आ जाएगा जबकि उसको शांत होने में टाइम लगता है, मतलब कि पासिंग अवे ऑफ इमोशंस इज स्लो, ठीक है। इमोशंस हैव स्विंग्स, वन इमोशन में गिव राइज टू अनदर इमोशन एंड द टू मे गेट मर्ज्ड। ये कहते हैं कि एक इमोशन किसी दूसरे इमोशन को राइज दे सकता है। जैसे मान लीजिए आप सैड हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो सैडनेस से एक और इमोशन आगे को राइज कर सकता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने अगर आपको हर्ट करा है और आप उस चीज़ से दुखी हैं, ठीक है, तो बाद में जब वो पर्सन आपको मिलेगा तो आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सैडनेस ने राइज दे दिया एक और इमोशन को जो कि था एंगर, ठीक है, और थोड़े टाइम में ये दोनों इमोशंस मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप सैड भी फील करेंगे और उसके साथ साथ एंग्री भी फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशंस इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स। जो इमोशंस होते हैं ये हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव इमोशंस में फील कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव इमोशंस को फील कर रहे हैं तो हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, और अगर हमें बुरा लग रहा है, ठीक है, तो हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होंगे। इमोशंस मोटिवेट अवर फ्यूचर बिहेवियर। इस टाइप के हमारे इमोशंस होंगे, ठीक है, उसी टाइप के हमारे एक्शंस होंगे, तो उसी हिसाब का हमारा जो फ्यूचर का बिहेवियर होगा वो भी होगा। अब है टाइप्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लव, जॉय, फेथ, प्राइड, होप, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। और नेगेटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं, जैसे फियर, हेट, रिग्रेट, एंगर, शेम, या फिर सैडनेस, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जिनको हम जब फील करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। इमोशंस which are pleasant to feel are called positive emotions, whereas emotions which are not pleasant to feel are negative emotions. अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी या फिर अच्छे से नहीं हुई होगी। ये फैक्टर्स एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स कैन हिंडर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। There are many factors, both internal and external, which may affect a child's level of emotional development. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है हेरिडिटी। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसी हमारी पेरेंट्स की इमोशनल डेवलपमेंट हुई होगी वैसी ही हमारी भी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, हेरिडिटी की वजह से या फिर जीन्स की वजह से, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स इमोशनली अनस्टेबल हैं तो चांसेस है कि वो बच्चा भी इमोशनली अनस्टेबल होगा। हेल्थ। चिल्ड्रन हैविंग साउंड हेल्थ कैन कंट्रोल देयर इमोशंस इन बेटर वे, वाइल दोज हु रिमेन इल शो अनस्टेबल इमोशंस। वो बच्चे जिनकी हेल्थ अच्छी होती है वो अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, और वो बच्चे जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं आपने देखा होगा उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से नहीं हुई होती और वो अनस्टेबल होते हैं। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर जनरली इमोशनली स्टेबल। वो बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। पेरेंट्स एटीट्यूड। इफ़ पेरेंट्स आर वायलेंट चिल्ड्रन अडेप्ट द सेम। अगर पेरेंट्स जैसे इमोशंस को ज़्यादा शो करेंगे वैसे ही इमोशंस को बच्चे भी शो करते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स वायलेंस, वो फिजिकल भी हो सकता है या इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो वायलेंट हैं तो बच्चा भी वायलेंट ही होगा, ठीक है। फैमिली। पॉवर्टी, फैमिली वायलेंस, पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज़ कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। कि अगर किसी बच्चे के परिवार में पॉवर्टी, गरीबी है, ठीक है, या फिर उसके परिवार में कोई वायलेंस होता है, मारपीट होती है, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स किसी सब्सटेंस अब्यूज़ में हैं, मतलब कि वो नशे करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर एक बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। हार्मोन्स। हार्मोन्स प्ले अ रोल इन डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग अवर इमोशंस। हार्मोन्स हमारे इमोशंस को डेवलप करने में और उनको कंट्रोल करने में
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कैन इन्फ्लुएंस एग्रेशन लेवल। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है या फिर एस्ट्रोजन होता है, जब इनका लेवल हमारी बॉडी में राइज करेगा तो हमारे में एग्रेशन भी ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपीरियंसेस। आवर इमोशंस आर शेप्ड बाय आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू नेगेटिव इमोशंस। जिस हिसाब के हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उसी हिसाब के हमारे इमोशंस भी होंगे। अगर किसी बच्चे की लाइफ बहुत ही पॉजिटिव वे में रही है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसके इमोशंस भी पॉजिटिव रहेंगे। और अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जिसकी लाइफ ट्रबलसम रही है तो उसमें नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होंगे। पीयर रिलेशनशिप्स। पीयर रिलेशनशिप्स का मतलब है कि आसपास के बच्चों के साथ या सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ बच्चे के रिलेशंस कैसे हैं। आवर रिलेशनशिप विद आवर पीयर्स कैन ऑल्सो अफेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। For example, if we have close friends who support us, we will have proper emotional development. कि जिस हिसाब के हमारे दोस्त होंगे हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी वैसी ही होगी। अगर हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, ठीक है, तो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी। और अगर हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें बुली करते हैं, ठीक है, या हमें अच्छा फील नहीं करवाते, तो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब मैंने ये जो फैक्टर्स आपने ऊपर पढ़े, इन्हीं फैक्टर्स को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पर शो किया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हैं हेरिडिटी, हेल्थ, इंटेलिजेंस, पेरेंट्स एटीट्यूड, हॉर्मोन्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, पीयर रिलेशनशिप्स या फिर फैमिली। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, छोटा होता है, ठीक है, उस टाइम पे उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो होती है 2 से 6 साल तक। 2 साल से छोटे बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद आ जाती है स्टेज अर्ली चाइल्डहुड 6 साल तक। 6 साल से 12 साल तक आ जाएगी हमारी लेट चाइल्डहुड, और 12 साल के बाद होता है एडोलसेंस। तो जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, 2 साल से 6 साल का बच्चा सोचिए कितना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। चाइल्ड गेन्स कॉन्फिडेंस। इस उम्र में बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करता है, ठीक है। और इस उम्र में क्या होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम कंप्लीट डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी। आपने देखा कि 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। वो खुद से कोई चीज़ खा नहीं सकता, ठीक है, खुद से मूव नहीं कर सकता, उसकी कंप्लीट डिपेंडेंस होती है दूसरों पर। बट 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, वो खुद से पकड़ के कोई चीज़ खा सकता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन होती है इस उम्र में, ठीक है, कहाँ से, कंप्लीट डिपेंडेंस से ऑटोनॉमी की तरफ। बिगिन टू रिकॉग्नाइज फेशियल एक्सप्रेशंस। इस उम्र के बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना शुरू कर देते हैं। लाइक अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे करेंगे कि जैसे आप उनसे गुस्सा हैं तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। इस उम्र में बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। शेयर्ड प्ले एक्टिविटीज़, मेक फ्रेंड्स एंड कीप फ्रेंडशिप्स। इस उम्र में बच्चे फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेक्ट विद अदर्स एंड डेवलप हेल्पिंग बिहेवियर। बच्चे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके अंदर उनको हेल्प करने की टेंडेंसी उत्पन्न होती है। गेन अवेयरनेस ऑफ व्हाट अदर्स आर फीलिंग। बच्चे इस उम्र में दूसरों की फीलिंग्स को समझना भी स्टार्ट कर देते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि मम्मा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी ये जो वो हरकतें कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, ठीक है। तो बच्चों को अवेयरनेस आ जाती है सामने वाले इंसान की फीलिंग्स के बारे में। टेम्पर एंड टॉन्ट्रम्स आर क्वाइट कॉमन, क्वाइट इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड इमोशंस। आपने देखा होगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, मतलब कि वो एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट जो उनके इमोशंस होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इमोशंस हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेंगे। अभी बच्चा रो रहा होगा, ठीक है, एकदम से आप उसके सामने कोई खिलौना या कोई खाने की चीज़ ले आओगे तो वो एकदम से हंसना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस ये बच्चे शो करेंगे बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए। अब है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ये तो हमने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा, 6 साल से कम उम्र के बच्चे। अब है कि 6 साल से 12 साल के बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। इट इज़ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। इस उम्र में बच्चों में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है और वो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल ओवर इमोशंस, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे कि गेट्स एंग्री बट डोंट शो। जैसे मान लो आपने बच्चे से टॉफ़ी ले ली, ठीक है, तो उसको गुस्सा तो आएगा बट वो आपको शो नहीं करेगा। गेट्स फ्राइटन्ड बट ट्राइज टू शो करेज एंड ब्रेवरी। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसके सामने कोई चीज़ है, लाइक एक डॉग आ गया,
तो बच्चा डर जाएगा, बट वो आपको शो नहीं करेगा कि वो डरा हुआ है। उस टाइम पे वो शो करेगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है। मतलब कि बच्चा सीख जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। गेट्स जेलस बट डोंट क्राई, लर्न्स टू एक्सप्रेस इमोशंस इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस। बच्चे ये सीख जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। जैसे आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे अगर किसी थर्ड पर्सन के सामने गिरेंगे तो वो नहीं रोएंगे, बट अगर फैमिली मेम्बर के सामने गिरेंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो अप्रोप्रिएट सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। गैंग एज, जो 6 साल से 12 साल की उम्र होती है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज का मतलब है कि बच्चे अपनी एक गैंग बनाएंगे। आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे अक्सर ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, और फिर ये एक गैंग की तरह एक्ट करते हैं। मेक फ्रेंड्स विद सेम एज्ड चिल्ड्रन एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद दैम। चिल्ड्रन टेंड टू बी केयरलेस अबाउट देयर अपीयरेंस इन दिस एज। इस उम्र के बच्चे अपनी अपीयरेंस के बारे में केयरलेस रहते हैं, ठीक है। उनको अपने लुक्स या अपने कपड़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं होता। जबकि एकदम से ट्रांजिशन मिलती है इस चीज़ में देखने को हमें एडोलसेंस में। एडोलसेंस में बच्चा बहुत ज़्यादा केयरफुल या फिर सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है अपनी अपीयरेंस को लेकर। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस कब से कब तक होती है? 12 साल से 18 साल तक। चिल्ड्रन बिगिन टू ऑब्जर्व, मेजर एंड मैनेज देयर इमोशंस। लाइक वो इस उम्र में सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और एनालिसिस के बेस पे वो अपने इमोशंस को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं, ठीक है। उनको कोई भी छोटी सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच करना स्टार्ट कर देती है और बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं। इमोशंस फ्लक्चुएट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड क्विकली। इमोशंस फ्लक्चुएट वेरी क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। हमने अर्ली चाइल्डहुड में भी यही पढ़ा था कि बच्चे की इमोशंस बहुत जल्दी राइज करेंगे, ठीक है। बट अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के इमोशंस शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बट एडोलसेंस में वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होते। बच्चा एकदम से गुस्सा कर जाएगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा कि उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा, ठीक है। इस उम्र में इमोशंस बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करते हैं। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इस उम्र में इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है। ग्रुप लॉयल्टीज़ डेवलप। ग्रुप लॉयल्टीज़ का मतलब है कि बच्चा जो उसके ग्रुप के और बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है इस एज में, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड कंपेयर देमसेल्फ विद देयर पीयर्स। इस उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी अपीयरेंस को लेकर, और वो अक्सर अपने आप को कंपेयर करते हैं अपनी उम्र के और बच्चों के साथ, ठीक है। एडोलसेंट्स बिकम लेस इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। जब हम अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड में होते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अपनी चाइल्डहुड के दौरान बच्चा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर अपनी इमोशनल नीड्स के लिए। कि बच्चे को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो अपने माँ बाप के सामने जाकर रोएगा, ठीक है। मतलब वो अपना हर एक इमोशन अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस करेगा, या वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। बट जब बच्चा एडोलसेंस में आता है तो इस उम्र में वो अपनी जो इमोशनल डिपेंडेंस है पेरेंट्स के ऊपर, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है, ठीक है, और वो पेरेंट्स के साथ अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करता, ठीक है। टेंडेंसी टू रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम एडोलसेंस में देखते हैं कि बच्चों में एक टेंडेंसी डेवलप कर जाती है कि जो अथॉरिटी है, जो भी पर्सन उनको लगेगा कि उनसे सुपीरियर है और उनको कोई चीज़ बता रहा है तो उसके अगेंस्ट उनको रिवॉल्ट करना होता है, ठीक है। ये इनके अंदर एक कॉमन टेंडेंसी डेवलप कर जाती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।